Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. So, my friends, please subscribe my channel. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Today, I will discuss MCQ1 fundamental rules and supplementary rules FR and SR. So, in this part, I will discuss around 42 MCQ questions. It is part 1. Definitely the session would be interesting one. So you see my WhatsApp number 8327782034. If you need PDF, contact with my WhatsApp number. Join my Telegram channel. Link is there, t.me/BAPI2034. You search it in Google Chrome and join my Telegram channel. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss some MCQ questions for fundamental rules and supplementary rules. Question number 1, it is very interesting one. Whose concurrence is necessary for a government servant holding charge of another post for a period exceeding 3 months to obtain payment of the additional post? इसमें क्या है, एक एडिशनल एक पोस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट एक पोस्ट में है और उसको एक एडिशनल पोस्ट का चार्ज मिला है, तो हम जानते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर जो एडिशनल चार्ज है उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, और 3 मंथ्स के बाद उसको पेमेंट मिलेगा, मगर उस समय एक्चुअली हुज कंसेंट इज रिक्वायर्ड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन थिंग रिमेंबर, इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई has additional charge, it means charge in another post, then within 3 months actually he or she would not be entitled for any pay for additional charge, but after 3 months actually he or she would be entitled for pay for additional charge. But at that time actually whose consent is required? 4 options given: head of the department, finance ministry, concerned ministry, department of personnel and training. सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, डीओपीटी का क्या है, कंसेंट चाहिए. तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या 3 मंथ्स के अंदर सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास और एक पोस्ट का चार्ज है, क्या उसको 3 मंथ्स के अंदर कुछ पे मिलेगा जो उसके पास एडिशनल चार्ज है? 3 मंथ्स के अंदर नहीं मिलेगा. वो एडिशनल पोस्ट के लिए उसको जो पेमेंट मिलेगा वो 3 मंथ्स के बाद मिलेगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज बिट डी. क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हिच रूल ए ग्रुप ए और बी गवर्नमेंट सर्वेंट may by giving notice of not less than 3 months in writing to the appropriate authority retire from service आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 50 ईयर्स. तो ये जो दिया है क्या है, हम खुद का कंसेंट देंगे. सपोज हमको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है 50 ईयर्स के बाद. ओके, द गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो 3 मंथ्स बिफोर वो नोटिस देगा, अदरवाइज जो 3 मंथ्स का जो पे होगा, ठीक है, उसको वो पेमेंट करेगा. ठीक है, ये जो रूल है इसमें क्या है, ये कंपलसरी वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं है. ये क्या है, सपोज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहता है कि 50 ईयर्स के बाद मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है. ओके, तो इस केस में वो क्या करेगा ना, 3 मंथ्स बिफोर, जस्ट बिफोर 3 मंथ्स एक्चुअली ही और सी मस्ट सेंड नोटिस टू द डिपार्टमेंट. ठीक है, यदि वो 3 मंथ्स नोटिस भी नहीं भेजेगा तो और एक है वो 3 मंथ्स का पे. ओके, जो 3 मंथ्स का पे है वो पेमेंट करके, ठीक है, रिटायरमेंट ले सकता है. ठीक है, तो ये जो है रूल है FR 56K. ये इंपॉर्टेंट है, FR 56K. पर और एक रूल है, ये जो आंसर होगा आंसर बिट बी होगा. ये जो आंसर होगा आंसर बिट बी होगा. ठीक है, और एक है, यदि आप जानते हैं कि अभी जो रूल है आपका ज्वाइनिंग बिफोर 35 ईयर्स, आपका ज्वाइनिंग बिफोर 35 ईयर्स
है, तो आफ्टर 50 ईयर्स, तो आफ्टर 50 ईयर्स आपको गवर्नमेंट रिटायरमेंट कर सकता है। तो क्या है, इट मीन्स क्या करेगा गवर्नमेंट, 3 मंथ्स बिफोर आपको नोटिस भेजेगा, अदरवाइज 3 मंथ्स का पे देगा। ये जो है गवर्नमेंट सोचेगा कि सपोज आप पर्टिकुलर जॉब के लिए आप इनएफिशिएंट हो, ठीक है, कि ये हो सकता है। और सपोज वो देखो गवर्नमेंट चेक करता है कुछ सरप्लस स्टाफ से, तो ये अभी नोटिफिकेशन आया था FR 56J में, FR 56J में आया था कि गवर्नमेंट चाहेगा तो दोज एम्प्लॉइज एक्चुअली ज्वाइंड बिफोर 35 ईयर्स, देन आफ्टर 50 ईयर्स एक्चुअली इट मीन्स द अकॉर्डिंग द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन रिटायर। तो इसमें क्या होगा, 3 मंथ्स बिफोर एक्चुअली गवर्नमेंट सेंड नोटिस टू द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और ये भी हो सकता है गवर्नमेंट 3 मंथ्स का पे दे देगा, और इट मीन्स द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो जॉब से रिटायर हो जाएगा। तो ये जो है 56J, तो इसमें डिफरेंस क्या है FR 56K और 56J में? 56K में तो वॉल्यूंटरीली द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रेडी टू रिटायर फ्रॉम द सर्विस, मगर 56J में क्या है कि अभी जो रूल आया है कि दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइंड बिफोर 35 ईयर्स एंड आफ्टर रिव्यू गवर्नमेंट कैन रिटायर देम आफ्टर 50 ईयर्स। कि suppose any government employee joined the job after 35 years, then after review and assessment government can retirement them after 55 years। तो यहाँ पर जो 56K में खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर लेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा, मगर 56J में जो है अभी जो रूल आया है, गवर्नमेंट रिव्यू असेसमेंट के बाद गवर्नमेंट क्या करेगा ना, कंसर्न जो एम्प्लॉइज है उनको वो प्रेशराइज कर सकता है कि आपको रिटायरमेंट, प्रेशराइज मीन्स उसको उनको नोटिस भेज दिया जाएगा, 3 मंथ्स बिफोर उनको नोटिस भेज दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 56K है। ठीक है, आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 3, as per फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंटरी रूल्स सब्सटेंटिव पे डज नॉट इंक्लूड। सब्सटेंटिव पे में स्पेशल पे नहीं आएगा, पर्सनल पे नहीं आएगा, एमोलुमेंट्स नहीं आएगा, डज नॉट इंक्लूड 3, तो ये आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि स्पेशल पे क्या होता है, कोई आप एक कुछ डिफिकल्ट काम किया, सपोज इफ द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिड सम आर्डुअस वर्क और सम एडिशनल वर्क, तो इस केस में स्पेशल पे मिलता है। पर्सनल पे क्या है, जब आपका पे रिवीजन में सपोज कुछ अनोमली हुआ, पे रिवीजन में आपका पे में कुछ लॉस हुआ, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट पर्सनल पे देता है। एमोलुमेंट्स में क्या है ना, जो भी आपको डिटेल्स मिलता है, सपोज आपको बेसिक पे प्लस DA कि आपका टीए के ऊपर DA ऑन टीए, ये जो मिलता है, ये डिटेल्स जो आपको अल्टीमेटली जो जो फैसिलिटीज मिलता है, उसके बाद जो इट मीन्स आपको एक ग्रॉस सैलरी मिलता है, उसको हम एमोलुमेंट्स बोलेंगे। तो ये सब्सटेंटिव पे में ये कोई स्पेशल पे, पर्सनल पे, एमोलुमेंट्स ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आंसर इज बिट डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मंथ्स एडवांस नोटिस इज टू बी गिवन टू द लेंडिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉय कंसर्न फॉर प्री मैच्योर रिवर्सन ऑफ डेपुटेशनिस्ट टू पेरेंट कैडर। इसमें क्या है, सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो डेपुटेशन में गया था, ठीक है, मगर उसका जो टेन्योर है, टेन्योर पूरा होने के पहले बोरोइंग डिपार्टमेंट चाहता है कि वो रिवर्ट हो जाए उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को। वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स एडवांस नोटिस इज टू बी गिवन टू द लेंडिंग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉय कंसर्न फॉर प्री मैच्योर रिवर्सन ऑफ डेपुटेनिस्ट टू पेरेंट कैडर। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जानते हो डेपुटेशन में जो जाते हैं, आप टेन्योर छोड़ दो, जो बेसिकली स्पेसिफिक टेन्योर सर्विस है तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, टेन्योर नहीं है तो जो डेपुटेशनिस्ट है वो काम करेगा कितना, 5 ईयर्स। टेन्योर सर्विस है तो जो भी टेन्योर है, 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर। ठीक है, इस केस में सपोज एक टेन्योर सर्विस में गया है कि अदर नॉर्मली तो 5 ईयर्स डेपुटेशनिस्ट होता है और काम करता है, और उसको एक्सटेंड किया जाएगा अप टू 7 ईयर्स। तो इसमें क्या है, सपोज प्री मैच्योर मैनर बोरोइंग डिपार्टमेंट वांट टू रिवर्ट
द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू हिज और हर पेरेंट डिपार्टमेंट, तो वो क्या करेगा कि नोटिस भेजेगा लेंडिंग डिपार्टमेंट को और कंसर्न एम्प्लॉय को। तो कितना मंथ्स पहले, हाउ मेनी मंथ्स बिफोर एक्चुअली द बोरोइंग डिपार्टमेंट send notice to the lending department or to the concerned government employee, okay, for reversion before the time। तो ये जो है 3 months नोटिस, ओके। तो यदि जो बोरोइंग डिपार्टमेंट यदि बोरोइंग डिपार्टमेंट चाहता है कि जो डेपुटेशनिस्ट का जो पीरियड है उसके पहले, ठीक है, उसको रिवर्ट कर देगा उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को, तो वो एक नोटिस भेजेगा, लेंडिंग डिपार्टमेंट को भेजेगा और कंसर्न एम्प्लॉय को भेजेगा 3 months बिफोर, ठीक है। तो मगर यहाँ पर याद है प्री मैच्योर रिवर्सन केस में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। व्हाट आर द एंटाइटलमेंट्स परमिसिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट डेप्यूटेड ऑन फॉरेन सर्विस। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अभी फॉरेन सर्विस में है, तो क्या क्या एंटाइटलमेंट होगा, क्या क्या एंटाइटलमेंट्स उसको मिलेगा, इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन, लीव सैलरी पेंशन, ये सब मिलेगा। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, लीव सैलरी पेंशन, एवरीथिंग एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल, ओके, इफ ही और सी इज ऑन फॉरेन सर्विस। तो इसका जो आंसर होगा, ओके, बिट ए होगा, ठीक है। आंसर इज बिट ए, सभी के लिए एंटाइटल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हुज अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर रिलैक्सिंग द मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ डेपुटेशन, सपोज जो कंसेंट बेसिकली कंसर्न एम्प्लॉई जो बोरोइंग डिपार्टमेंट को गया है, इट मीन्स डेपुटेशन में, तो एक कूलिंग पीरियड होता है। तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एक्चुअली द कूलिंग पीरियड गिवन टू द कंसर्न डेपुटेशनिस्ट। और कूलिंग पीरियड के लिए, कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए क्या है ना, जो डेपुटेशनिस्ट का जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसका कंसर्न मिनिस्ट्री, उसका परमिशन चाहिए। आपको याद रखना है, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसका परमिशन चाहिए, ओके, कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए। और बेसिकली जो कंसर्न पेरेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री का परमिशन के बाद, ओके, उसको कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा, ठीक है। हुज अप्रूवल इज दिया है ना, हुज अप्रूवल इज नेसेसरी, इट इज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कैडर अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर। मैं अभी बताया, जो डेपुटेशनिस्ट है उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर इन चार्ज है, उसका मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर इन चार्ज है, उनका अप्रूवल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा। और कूलिंग ऑफ पीरियड जो मिलता है बेसिकली आफ्टर 3 years मिलता है डेपुटेशनिस्ट को, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, what are the conditions to be observed by the department for sending proposals to the Department of Personnel and Training for extension in the period of deputation or foreign service? Which of the following is correct one? अच्छा, तो एक्सटेंशन के बात बोला है, तो बेसिकली जनरली नॉर्मल पीरियड जो है 5 years, सपोज उसको एक्सटेंड किया जाएगा अप टू 7 years। तो जो एक्सटेंशन के लिए किसका अप्रूवल चाहिए, तो एक्सटेंशन के लिए आपको याद रखना है, एक्सटेंशन के लिए जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है उसका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ बोरोइंग डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और एनओसी चाहिए लेंडिंग डिपार्टमेंट से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और जो कंसर्न डेपुटेशनिस्ट है कि जो कंसर्न एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस में गया है उसका भी कंसेंट चाहिए, और चाहेगा तो यूपीएससी का अप्रूवल चाहिए। और एक है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, उसका भी अप्रूवल चाहिए, एसीसी, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो ये सब चाहिए एक्सटेंशन के लिए। जनरली 5 years होता है और एक्सटेंड होकर 7 years होगा। तो जो एक्सटेंशन के लिए बेसिकली जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है उसका मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, और बोरोइंग डिपार्टमेंट को एनओसी चाहिए लेंडिंग डिपार्टमेंट से, और कंसर्न जो डेपुटेशनिस्ट है उसका कंसेंट चाहिए, चाहेगा तो यूपीएससी का अप्रूवल चाहिए, और
अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट का भी अप्रूवल चाहिए, ठीक है, ये सब आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन? अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ बोरोइंग डिपार्टमेंट ऑब्टेन, यस। जो बोरोइंग डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री है उसका मिनिस्टर इन चार्ज का अप्रूवल चाहिए एक्सटेंशन के लिए। मे बी अप्रूवल ऑफ यूपीएससी रिक्वायर्ड, और मे बी अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ऑल्सो रिक्वायर्ड, ये भी करेक्ट है। और पेरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए, जो लेंडिंग डिपार्टमेंट है उसका एनओसी चाहिए, और कंसर्न ऑफिशियल का कंसेंट चाहिए, ये सभी चाहिए। तो आंसर इज बिट बी होगा, राइट। तो ये एक्सटेंशन के लिए बेसिकली जनरली जो डेपुटेशन पीरियड और फॉरेन सर्विस पीरियड होता है 5 ईयर्स होता है, और ये एक्सटेंड होता है कितना ना 7 ईयर्स तक एक्सटेंड होगा, उसके 7 ईयर्स के बाद एक्सटेंड नहीं होगा। सपोज 6th ईयर 7th ईयर के लिए उनका अप्रूवल चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बिट बी होगा। समझ में आ गया किसका किसका अप्रूवल चाहिए? जो बोरोइंग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इन चार्ज, और नीडेड रिक्वायर्ड देन अप्रूवल ऑफ यूपीएससी, then required also approval of appointment committee of cabinet, NOC from borrowing department, lending department, by NOC from parent department and consent of the official concern, right? Answer is bit B. ये पूछा है, करेक्ट पूछा है, which of the following is correct? ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। The period of deputation or foreign service shall be as per the provision of the recruitment rules ये of the ex-cadre post or 5 years in case no tenure regulations exist for the ex-cadre। टेन्योर क्या है? एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। यदि टेन्योर जो रिक्रूटमेंट रूल्स में जो टेन्योर रेगुलेशंस नहीं है, तो जो बेसिकली फॉरेन सर्विस में जाएगा, जो कंसर्न एम्प्लॉय की डेपुटेशन में जाएगा, वो 5 ईयर्स एक्चुअली है नॉर्मली। 5 ईयर्स के बाद एक्सटेंशन होगा तो 6th ईयर और 7th ईयर तक, मैं अभी बताया। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वो बोला है करेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ द बोरोइंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू रिटेन एन ऑफिसर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर, इट शैल इनिशिएट एक्शन फॉर सीकिंग कंकरेंस ऑफ लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कंसर्न एटसेट्रा 6 months बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। ये एक मजा बात है। सेकेंड जो है ये 6 months जो है इंपॉर्टेंट है। सपोज बोरोइंग डिपार्टमेंट चाहता है कि एक्सटेंशन होगा, ओके, जो 10 बेसिकली पीरियड तो 5 ईयर्स है। डेपुटेशनिस्ट है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस में गया है, नॉर्मल पीरियड 5 ईयर्स है। सपोज उसका जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है वो चाहता है उसका पीरियड एक्सटेंशन होगा, तो 6 months बिफोर, ओके, 6 months बिफोर एक्चुअली वो इनिशिएटिव लेगा। क्या करेगा ना, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका मिनिस्ट्री का परमिशन लेगा, लेंडिंग डिपार्टमेंट से लेंडिंग डिपार्टमेंट को जो पेरेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, कंसर्न एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करेगा, चाहे तो यूपीएससी का अप्रूवल लेगा, ठीक है, चाहे कैबिनेट कमेटी का अप्रूवल लेगा। तो ये जो भी वो चाहेगा कि हाँ कि उसका एक्सटेंशन होगा, ओके। इफ द बोरोइंग डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड दैट द कंसर्न पीरियड ऑफ डेपुटेशनिस्ट की द कंसर्न एम्प्लॉय इन फॉरेन सर्विस, हिज सर्विस मस्ट बी एक्सटेंडेड, तो 6 months बिफोर एक्चुअली वो इनिशिएटिव लेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नो फर्दर एक्सटेंशन बियॉन्ड 7th ईयर शैल बी ग्रांटेड। एक्सटेंशन होगा बेसिकली डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में 6th ईयर और 7th ईयर, मगर 7th ईयर के बाद नहीं होगा। ये सभी करेक्ट है। तो वही पूछा है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। आंसर इज बिट डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, एडमिसिबिलिटी ऑफ डेपुटेशन अलोवेंस वुड बी ओनली अप टू। तो बेसिकली जो नॉर्मली डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में जो नॉर्मल पीरियड होता है वो 5 ईयर्स होता है। उसके बाद अभी हम देखा कि वो एक्सटेंड होगा 7th ईयर तक जा सकता है, मगर जो डेपुटेशन अलोवेंस मिलेगा वो एक्चुअली 5th ईयर तक मिलेगा। डेपुटेशन अलोवेंस 5th ईयर तक मिलेगा। सपोज एक्सटेंशन हो गया, सपोज अभी मैं बताया क्या क्या इनिशिएटिव चाहिए, किसका किसका अप्रूवल चाहिए एक्सटेंशन के लिए। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि यदि एक्सटेंशन होता है 6th ईयर 7th ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बताया कैसे एक्सटेंशन होगा, मगर 5th ईयर तक एक्चुअली डेपुटेशन अलोवेंस मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर टेन्योर रेगुलेशंस नहीं है
और नॉर्मली जो डेपुटेशनिस्ट है कि जो कंसर्न एम्प्लॉय जो फॉरेन सर्विस में है, जो नॉर्मल पीरियड वो काम करेगा 5 ईयर्स, ठीक है, और 5th ईयर तक ही डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। तो आंसर इज बिट ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द परव्यू ऑफ कंपल्सरी डिडक्शंस फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस। जब कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और कंसर्न जो चार्ज ऑफिसर है वो भी सस्पेंशन पीरियड में है, उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, तो क्या क्या कंपल्सरी डिडक्शन होगा? कंपल्सरी डिडक्शन इनकम टैक्स होगा कंपल्सरी, सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में देना पड़ेगा, एचआरए में जो लाइसेंस फी है उसको देना पड़ेगा। यदि वो लोन लिया है, ओके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोन लिया है तो उसको भी रिपेमेंट करना पड़ेगा, मगर उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो फिक्स करेंगे कि वो कितना देगा, ये सभी उसको देना पड़ेगा। कंपल्सरी डिडक्शन है, उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस है, ये सब डिडक्ट होगा। इनकम टैक्स, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जो लाइसेंस फी है, ओके, एचआरए एंड अलाइड चार्जेस लाइसेंस फी, और यदि वो लोन लिया है रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। बट यहाँ पर याद रखना है कि जो रेट फिक्स करेंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सब कंपल्सरी डिडक्शन होगा सब्सिस्टेंस अलाउंस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इज बिट डी, इसको आप याद रखिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डेपुटेशन कॉस्ट फॉर 1 week in case of training of officers below the level of joint secretary and equivalent in abroad। यदि जो ऑफिसर्स है बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स बिलो द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट इन अब्रोड, उनका अब्रोड में ट्रेनिंग चल रहा है, उनके लिए डेपुटेशन कॉस्ट कितना लगेगा? नॉट टू एक्सीड 1 लाख, नॉट टू एक्सीड 2 लाख, नॉट टू एक्सीड 1.5 लाख, नॉट टू एक्सीड 75,000। यहाँ पर जो आंसर होगा बिट ए होगा, नॉट टू एक्सीड 1 लाख। मगर यहाँ पर याद रखना है जो ऑफिसर से वो बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट एंड दे विल गो टू अब्रोड फॉर ट्रेनिंग, तो उनके ऊपर जो डेपुटेशन कॉस्ट होगा वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। आंसर इज बिट ए, राइट। Question number 12, identify what is the penal provision in the event of the officer overstaying for any reason whatsoever during the deputation period, which of the following statement is correct। जैसे अभी हम जो फंडामेंटल रूल में एक क्लियरली मेंशन है, यदि डेपुटेशनिस्ट का जो नॉर्मल पीरियड है जहाँ पर 10 ईयर रेगुलेशन नहीं है, 5 ईयर्स होता है, ठीक है, और उसको एक्सटेंड होता है 6th ईयर 7th ईयर, मगर किसका अप्रूवल चाहिए मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मगर डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया, मगर जो कंसर्न एम्प्लॉय है वो ओवरस्टे हो गया। ओवरस्टे होने से क्या है, इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा, प्रमोशन अफेक्ट होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, ये सब होगा। तो अभी वही ओवरस्टेइंग के बारे में पूछा है, तो पेंशन तो ओवरस्टेयल पीरियड विल नॉट काउंट फॉर पेंशन, ये करेक्ट है। इंक्रीमेंट ओवरस्टेयल पीरियड विल नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट, ये करेक्ट है। डिसिप्लिन एक्शन होगा। तो 3 चीज आपको याद रखना है। यदि डेपुटेशनिस्ट उसका नॉर्मल पीरियड खत्म होने के बाद वो ओवरस्टे कर जाता है और इमीडिएटली वो रिवर्ट होकर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है, वहाँ पर जो ओवरस्टे पीरियड है वो पेंशन इंक्रीमेंट में इंक्लूड नहीं, काउंट नहीं होगा, और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा। तो ये तीनों चीज करेक्ट है, तो आंसर इज बिट बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। In respect of fresh appointment to government service without medical certificate of health, without the medical certificate of health, powers of the president have been delegated to administrative ministries to authorize the drawal of pay and allowances in relaxation of FR10 for a period not exceeding dash। तो यहाँ पर जो दिया है, आप कभी भी न्यूली आप को रिक्रूटमेंट मिला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, FR10 में क्लियरली मेंशन है आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, और आप हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो रूल क्या बोलता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो क्या करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को पावर दिया है कि 2 months तक उनको
पे एंड अलाउंसेस एज यूजुअल मिलेगा। 2 मंथ्स के बाद नहीं मिलेगा, तो 2 मंथ्स के अंदर वो हेल्थ सर्टिफिकेट जमा कर देंगे। ठीक है, तो आंसर जो होगा 2 मंथ्स होगा। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, ये तो समझ में आ गया। आप हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, बेसिकली फॉर द न्यू रिक्रूट फ्रेश अपॉइंटमेंट केस में ये है। फ्रेश अपॉइंटमेंट में आप हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो 2 मंथ्स के अंदर आपको दे देना है। ठीक है, और ये जो पावर है इसके ऊपर ही क्वेश्चन हो सकता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को पावर दिया है कि ऐसा यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो फ्रेश रिक्रूट बेसिकली जो फ्रेश रिक्रूटमेंट में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो उनको 2 मंथ्स के अंदर वो हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो 2 मंथ्स के अंदर वो हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, और 2 मंथ्स तक उनका जो पे एंड अलाउंसेस को रोका नहीं जाएगा। और ये जो मेंशन किया है FR10 में है। ओके, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मिल सकता है, और ये जो है ऑर्डर फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, a government servant was transferred from station R to X, relieved on 28 June 2021 forenoon and joined duty station S after availing 10 days joining time on 8 July 2021. His one increment was due on 1st July 2019. When the government servant got the benefit of an increment be admissible. तो यहाँ पर आपको याद रखिए कि यदि आपका ज्वाइनिंग पीरियड के अंदर इंक्रीमेंट पीरियड आ जाता है तो उसी डेट में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो जिस डेट में आप जाकर न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, जिस डेट में आप जाकर न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो उसी डेट में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो यहाँ पर वो कौन सा डेट में ज्वाइन कर रहा है, 8 जुलाई, तो 8 जुलाई में ही उसका इंक्रीमेंट लगेगा। याद रखना है, यदि ज्वाइनिंग टाइम के अंदर इंक्रीमेंट टाइम आ जाता है तो एज यूजुअल नॉर्मली वो डेट में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, और जिस डेट में आप जाकर न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे ओके उसी डेट में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। रेट ऑफ ऑनोरारियम के बारे में दिया है, फॉर गेस्ट ऑफ फैकल्टी गिवन फॉर सर्विंग ऑफिसर्स, नॉन सर्विंग ऑफिसर्स, एक्सपर्ट और एमिनेंट रिसोर्सेज पर्सन रेस्पेक्टिवली इन सेंट्रल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। सपोज जो सर्विंग ऑफिसर से अभी वो सर्व कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ओके ट्रेनिंग जब वो बेसिकली दे इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग सो उनको ऑनोरारियम मिलेगा। तो सर्विस ऑफिसर्स को 500 मिलेगा। ठीक है, नॉन सर्विंग ऑफिसर्स को 1000 मिलेगा, और जो एमिनेंट पर्सनालिटीज है, जो एक्सपर्ट है रिसोर्स पर्सन से, वो यदि उनको इनवाइट किया जाता है और वो ट्रेनिंग देते हैं तो उनको 4000 पर सेशन मिलेगा, पर सेशन के हिसाब से। ओके, यदि सर्विंग पर्सन इज इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग 500 रुपीज, नॉन सर्विंग ऑफिसर्स 1000 रुपीज, और जो एक्सपर्ट्स और एमिनेंट रिसोर्स पर्सनल से वो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो फॉर सेशन उनको 4000 मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बिट है। ठीक है, who will give the award under the award scheme for innovative and workable suggestions? Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Department of Social Welfare, Department of Pensioners Welfare, Department of Expenditure। तो यहाँ पर जब अवार्ड का बात आता है, सपोज एनी अवार्ड स्कीम फॉर इनोवेटिव एंड वर्केबल सजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, यदि कोई कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई इनोवेटिव वर्क के लिए अवार्ड मिलता है तो ये अवार्ड कौन देगा ना, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। आंसर इज बिट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर एवरी डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस। में बताया था कि आफ्टर 3 इयर्स ओके डेपुटेशनिस्ट और जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो फॉरेन सर्विस में गया है तो आफ्टर 3 इयर्स उनको कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा, मगर आफ्टर अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट।
ओके, कंसर्न जो डेपुटेशनिस्ट है और जो कंसर्न एम्प्लॉय वो फॉरेन सर्विस में गया है, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इंचार्ज का अप्रूवल चाहिए कूलिंग अप पीरियड के लिए। और ये जो कूलिंग अप पीरियड मिलेगा आफ्टर 3 years मिलेगा। आंसर इज बिट ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रेट ऑफ स्टैंडर्ड लाइसेंस फी फिक्स्ड अंडर FR 45A? ये भी एक क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल रूल 45A है, इट इज रिलेटेड टू द लाइसेंस फी के ऊपर है। ओके, बेसिकली जो अकोमोडेशन रिलेटेड लाइसेंस फी के ऊपर है। तो जो रेट ऑफ स्टैंडर्ड लाइसेंस फी वो 9% होगा, आपको याद रखना है। जो स्टैंडर्ड लाइसेंस फी होगा वो 9% होगा, ठीक है। तो ये दिया है फंडामेंटल रूल 45A में रिलेटेड टू द अकोमोडेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे। हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम P to Q विद ए डिस्टेंस ऑफ 1,999 किलोमीटर? तो आपको याद रखना है अप टू 1000 किलोमीटर 10 days नॉर्मली मिलता है, और ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 2000 ये 12 दिन है, और ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर्स ये 15 दिन है। और यहाँ पर और एक ये कर दो, यदि आपका जर्नी कंटिन्यूसली रोड में मोर देन 200 किलोमीटर्स होगा तो यहाँ पर 10 days ऐड कर दो, यहाँ पर 15 days कर दो, और यहाँ पर ऐड नहीं होगा। आपको याद रखना है अप टू 1000 किलोमीटर 10 days ज्वाइनिंग टाइम होता है। और यदि कंटिन्यूसली आपका रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर्स होगा तो वहाँ पर 12 हो जाएगा। और सिमिलरली आपका डिस्टेंस मोर देन 1000 किलोमीटर है बट लेस देन 2000 किलोमीटर है, नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम 12 days है, मगर कंटिन्यूसली आपका जर्नी रोड में रहेगा, रोड जर्नी रहेगा कंटिन्यूसली मोर देन 200 किलोमीटर्स, तो वहाँ पर आपको जो 12 days नॉर्मली मिलता है वो 15 days हो जाएगा। और ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर है तो आपका ज्वाइनिंग टाइम 15 days मिलेगा। और आप कंटिन्यूसली रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर्स करते हो तो वही 15 days ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली 12 days मिलेगा, मगर यहाँ पर ये नहीं दिया है कि कंटिन्यूसली उन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो जर्नी कर रहा है कंटिन्यूसली मोर देन 200 किलोमीटर रोड जर्नी, ये नहीं दिया है, तो नॉर्मली 12 days मिलेगा। मोर देन 1000 किलोमीटर टू लेस देन 2000 किलोमीटर ज्वाइनिंग टाइम 12 days मिलेगा। 20 क्वेश्चन नंबर। A government servant was deputed abroad for training for a period of 6 months. How many months will the official be eligible to claim HRA at the station from where he was deputed for training? तो यहाँ पर याद रखना है, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो अब्रोड में है ट्रेनिंग के लिए तो उसको जो HRA मिलेगा उसका पेरेंट स्टेशन में 6 months तक मिलेगा, नॉर्मली 6 months तक मिलेगा। इतना मंथ तक मिलेगा, 6 months तक मिलेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। हाउ मेनी मंथ्स विल द ऑफिशियल बी एलिजिबल टू क्लेम HRA एट द स्टेशन फ्रॉम वेयर ही वाज रिपोर्टेड फॉर ट्रेनिंग? उसका जो पेरेंट स्टेशन है, पेरेंट हेडक्वार्टर है, उसमें उसको 6 months तक HRA मिलेगा, ओके। यदि उसका ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है मोर देन 6 months अब्रोड में, वहां पर उसको 6 months के बाद HRA नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बिट डी। Question number 21. What is the quantum of pay payable to a government servant on deputation abroad? तो बेसिकली क्वांटम ऑफ पे पेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉर्मली जैसे आप यहाँ पर काम करते हो, आपका जैसे आपको पेमेंट मिलता है वैसे ही आपको पेमेंट मिलेगा, कोई अलग नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप सपोज कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो डेपुटेशन में अब्रोड चला गया तो उसका जो पे को कैसे फिक्स किया जाएगा, जो भी उसका पेमेंट है यहाँ पर नॉर्मली अभी मिलता है वही मिलेगा। तो आपको आंसर मिल गया, आंसर इज बिट सी, फुल पे एंड अलाउंस व्हिच ही वुड हैव ड्रॉन had he remained on ड्यूटी इन इंडिया, ठीक है। सेम जो यदि वो इंडिया में होता जितना मिलता उतना ही मिलेगा, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। यहाँ पर डेपुटेशन अलाउंस के ऊपर पूछा है। डेपुटेशन अलाउंस आपको याद रखना है, यदि आप सेम स्टेशन में हो, थोड़ा आइडिया देता हूँ, यदि आप सेम स्टेशन में हो और सेम स्टेशन में आप हो तो इस केस में आपका
जो 5% ऑफ बेसिक पे मिलेगा आपको डेपुटेशन अलाउंस, मैक्सिमम 4500। और यदि आप आउट ऑफ स्टेशन, आपका स्टेशन चेंज हो गया, तो वहां पर जो डेपुटेशन अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा और डबल हो जाएगा, 9000 पर मंथ हो जाएगा डेपुटेशन अलाउंस। आपको याद रखना है, सेम स्टेशन डेपुटेशन अलाउंस इज 5% ऑफ बेसिक पे और मैक्सिमम 4500, और स्टेशन चेंज हो गया तो डेपुटेशन अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे और वहां पर जो मैक्सिमम मिलेगा 9000 मिलेगा। और ये जो सीलिंग है, जब डीए 50% हो जाएगा, डीए बढ़कर 50% हो जाएगा, तो अब ये जो डेपुटेशन अलाउंस ये 25% बढ़ जाएगा। इसको, ये तीनों करेक्ट है, राइट। ये तीनों करेक्ट है, तो आंसर इज बिट डी। अब देख लीजिए, यहां पर देखिए, सेम स्टेशन 5% ऑफ बेसिक पे, मैक्सिमम 4500, एंड इफ यू चेंज द स्टेशन 10% ऑफ बेसिक पे and maximum 9000, or if dearness allowance increases by 50%, ठीक है, the ceiling will further rise by 25%। ओके, जब डीए बढ़कर 50% हो जाएगा तब ये अलाउंस जो है वो 25% हाइक हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 को चलेंगे। सर्विस बुक्स ऑफ ऑफिशियल्स हु हैव रिटायर्ड और अदरवाइज cease to be in service should be retained for at least, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, उसका रिटायरमेंट हो जाता है कि उसका सर्विस सीज हो जाता है, तो कितना दिन तक, एटलीस्ट कितना दिन तक उसका सर्विस बुक को रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, कितना दिन तक उसका सर्विस बुक को रिटर्न किया जाएगा, वही दिया है। सर्विस बुक ऑफ ऑफिशियल्स हु हैव रिटायर्ड और अदरवाइज सीज्ड टू बी इन सर्विस, तो कितना ईयर्स तक उसका सर्विस बुक को रिटर्न किया जाएगा, 3 ईयर्स तक। ठीक है, आंसर इज बिट सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया, फ्रेम किया, जो पॉसिबल क्वेश्चन से, जो आगे में जो केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, तो उनके लिए पॉसिबल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। क्वेश्चन नंबर 24, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर 1982, उसका बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसका ईयर दिया है, किस ईयर में उसका जन्म हुआ था वो दिया है, मगर डे, बेसिकली मंथ और स्पेसिफिक डेट नहीं है, बट अनएबल टू डिक्लेयर द डेट ऑफ बर्थ, देन व्हाट वुड बी द अज्यूम डेट ऑफ बर्थ। ईयर डिक्लेयर ओनली किया है, मगर मंथ और जो पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ है वो डिक्लेयर नहीं किया है। तो बेसिकली उसको कैसे हम काउंट करेंगे, 1 जुलाई 1980, 1 जुलाई काउंट करेंगे, 1 जुलाई लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका जो ईयर ऑफ बॉर्न है वो डिक्लेयर कर दिया, मगर मंथ डिक्लेयर नहीं कर पाया। ठीक है, यदि मंथ डिक्लेयर नहीं कर रहा है और तो ऑटोमेटिकली वो 1 जुलाई हम काउंट करेंगे। और एक है, यदि ईयर है और मंथ्स भी है मगर डेट नहीं है, ठीक है, ईयर डिक्लेयर कर दिया, ईयर मंथ है मगर वो पर्टिकुलर डेट डिक्लेयर नहीं कर पाया, तो 16 जुलाई उसको हम लेते हैं। क्या लेते हैं, 16 जुलाई लेते हैं। ओनली ईयर है तो उसका जो हम अज्यूम कर लेंगे कि उसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई, ठीक है, 1982 में होगा। ईयर है, मंथ भी है, मगर पर्टिकुलर डेट जो नहीं है। हमको चाहिए क्या है, डेट, मंथ, ईयर। ईयर है, मंथ है, डेट नहीं है, तो 16 जुलाई हम लेंगे। क्या लेंगे, 16 जुलाई। इसको आपको थोड़ा याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर हो गया 1 जुलाई हम यहाँ पर लेंगे। आंसर इज बिट सी। 25, हु इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट। एडवांस इंक्रीमेंट एक्चुअली जो पोस्ट क्रिएट, जो भी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो पोस्ट क्रिएट किया उसके पास पावर है, वो एडवांस इंक्रीमेंट एक्चुअली दे सकता है, चाहे परमानेंट और टेम्पररी पोस्ट हो। आप देख लीजिए, आंसर इज बिट सी। अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू क्रिएट ए पोस्ट। ओके, जो भी अथॉरिटीज एक्चुअली पोस्ट क्रिएट किया, परमानेंट और टेम्पररी पोस्ट, कॉम्पिटेंट टू क्रिएट पोस्ट, उनके पास पावर है एडवांस इंक्रीमेंट देने के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो हु इज कॉम्पिटेंट दिया है, पूछा है, टू ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट्स एज पर फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल। अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू क्रिएट ए पोस्ट। आंसर इज बिट सी।
which fundamental rule imposes a restriction on a government servant whose duties involve carrying out साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च? उसका मेन काम है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका मेन काम है टू कैरी साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च, मगर वो उसके ऊपर क्या पैटेंट राइट ले सकता है? वो पैटेंट राइट नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल 48A। इसमें क्लियरली मेंशन है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आप साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च में इन्वॉल्व हो, आप साइंटिस्ट हो और आपका काम है, इट इज योर नॉर्मल वर्क टू इन्वॉल्व इन साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च, बट यू कैन नॉट टेक द राइट ऑफ पैटेंट। तो ये जो दिया है फंडामेंटल रूल 48A में दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, what is the minimum rate of honorarium per case in respect of an inquiry officer serving part time for departmental proceedings? Inquiry officer serving part time for departmental proceedings दिया है मिनिमम रेट ऑफ ऑनोरेरियम, किंतु इंक्वायरी ऑफिसर हम जो अपॉइंट करते हैं उनको तो ऑनोरेरियम देना पड़ेगा, ऑनोरेरियम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो पार्ट टाइम सर्विस कर रहा है, बाहर में जो है पार्ट टाइम सर्विस कर रहा है और उनको हम इंक्वायरी ऑफिसर बना दिए, तो उनको कितना ऑनरेरियम दिया जाएगा? मिनिमम 5000, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम उनको दिया जाएगा 10,000। मैक्सिमम कितना होगा? 10,000 होगा। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर पूछा है मिनिमम दिया है तो 5000 होगा, मैक्सिमम कितना होगा? 10,000। और ये जो इंक्वायरी ऑफिसर को हम अपॉइंट किया वो पार्ट टाइम सर्विस में है, बाहर में, आउटसाइड से हम रिक्रूट किया, वो पार्ट टाइम में है, तो पार्ट टाइम है तो ये मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 10,000 दिया जाएगा। यहाँ पर आंसर जो है डी है। क्वेश्चन नंबर 28, स्पेशल पे के ऊपर याद रखो इसको, FR9 फंडामेंटल रूल 9 सब सेक्शन 25 में है स्पेशल पे। तो थोड़ा स्पेशल पे के ऊपर बता देता हूँ। स्पेशल पे क्या है? कुछ डिफिकल्ट वर्क आप कर रहे हो तो आपको स्पेशल पे मिलेगा, और कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले रहे हो तो स्पेशल पे मिलेगा। ठीक है, तो वही दिया है, क्या क्या ऑप्शन से हम देखेंगे। स्पेशल पे इज एन एडिशन ऑफ द नेचर ऑफ पे, इज एन एडिशन ऑफ द नेचर ऑफ पे टू द एमोलुमेंट्स, एमोलुमेंट्स में ऐड होगा, एमोलुमेंट्स ऑफ ए पोस्ट और ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ग्रांटेड इन कंसिडरेशन ऑफ द स्पेशल आर्डुअस नेचर ऑफ द ड्यूटीज। आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटीज है उसमें डिफिकल्टीज है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो तो आपको एडिशनल ओके पेमेंट मिलेगा, वो स्पेशल पे है। स्पेसिफिक एडिशन टू द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशल पे मिलेगा। और ये जो डेपुटेशन अलाउंस है वो भी स्पेशल पे है, ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए। मैं स्पेशल पे के बारे में जो आपका एमोलुमेंट्स में वो ऐड होता है, डिफिकल्ट वर्क आर्डुअस वर्क जो होता है उसके लिए मिलता है, और कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले रहे हो उसके लिए मिलेगा। और आप जो डेपुटेशनिस्ट है वो जब डेपुटेशन में जाता है उसको डेपुटेशन अलाउंस मिलता है, वो भी एक स्पेशल पे डेपुटेशन अलाउंस। तो ये तीनों एक्चुअली करेक्ट है। यहाँ पर दिया है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए। और जो स्पेशल पे है वो FR9 सब सेक्शन 25 में मेंशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, 29 विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पूछा है। पर्सनल पे क्या है थोड़ा बता देता हूँ पर्सनल पे के ऊपर, कि जब आप पे रिवीजन टाइम में सपोज आपका पे लॉस हो गया तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको एक एडिशनल पे दिया जाता है, वो पर्सनल पे है। ठीक है, जब आपका पे रिवीजन हुआ उसमें कुछ अनोमली हो गया और आपका पे में लॉस हो गया, तो वो लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको एडिशनल पे दिया जाता है, वो पर्सनल पे है। यहाँ पर क्लियरली दिया है पर्सनल पे इज द एडिशनल पे ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू सेव हिम, इसको याद रख लीजिए, टू सेव हिम फ्रॉम लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे इन रिस्पेक्ट ऑफ ए परमानेंट पोस्ट अदर देन ए टेन्योर पोस्ट ड्यू टू रिवीजन ऑफ पे। अदर देन ये टेन्योर पोस्ट में नहीं, परमानेंट पोस्ट में होगा, टेन्योर पोस्ट में नहीं। ठीक है, ड्यू टू रिवीजन ऑफ पे, जब पे आप परमानेंट पोस्ट में हो, आपका पे रिवीजन हुआ, उसमें एनोमली आ गया, उसमें आपका पे में लॉस आ गया, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक एडिशनल पे दिया जाएगा, मगर ये परमानेंट पोस्ट के लिए होगा अदर देन टेन्योर पोस्ट। टेन्योर पोस्ट क्या है? एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो पोस्ट होता है, टेम्पोररी पीरियड के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाता है टेन्योर पोस्ट में, वो फिर रिवर्ट हो जाता है, स्पेसिफिक टाइमिंग के बाद वो रिवर्ट हो जाता है उसका पेरेंट पोस्ट को।
देन नेक्स्ट दिया है, ये तो फर्स्ट वन तो करेक्ट है, पर्सनल पे इज द एडिशनल पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यू टू एनी रिडक्शन ऑफ सच पे, अदरवाइज डिसिप्लिनरी मेजर में तो होता है वो अदरवाइज देना जो डिसिप्लिनरी मेजर और अदर पर्सनल कंसिडरेशंस। तो इसमें क्या है, आपका पे में कुछ रिड्यूस हो गया, मैं अभी बताया पे रिवीजन टाइम में पे रिड्यूस हो गया, कि अदर टाइम में ऐसा कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं है कि आपके अगेंस्ट में कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा तो आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, क्योंकि जो लीव सैलरी है उसका 50% आपको मिलेगा, नहीं कि तो ये नहीं है, कुछ डिसिप्लिन मेजर नहीं है, मगर आपका पे में रिड्यूस हो गया तो अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक्चुअली पर्सनल पे दिया जाता है। तो ये बहुत करेक्ट होगा, आंसर इज बिट सी, बहुत करेक्ट होगा। तो इसको देख लीजिए पर्सनल पे, ठीक है। अदर देन एज ए डिसिप्लिनरी मेजर में तो ऑटोमेटिकली आपका पे रिड्यूस होता है, ऐसा कुछ डिसिप्लिनरी मेजर नहीं है मगर आपका पे में रिड्यूस हो गया, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए पर्सनल पे दिया जाता है। ये दोनों है, वो आंसर इनकरेक्ट पूछा है, ये दोनों करेक्ट है, ये जो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो नाइदर आंसर यहाँ पर डी होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा, नाइदर, ये दोनों करेक्ट है, वो इनकरेक्ट पूछा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो नाइदर 1 और 2, ये नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, आंसर भी डी होगा, क्योंकि दोनों करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ऑनरेरियम का बात आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरेरियम क्या है, मैं बता देता हूँ। जब आप स्पेशल वर्क करते हो गवर्नमेंट परमिशन से, आफ्टर टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन यू हैव डन सम स्पेशल वर्क ओकेजनली और इंटरमिटेंटली, इसके लिए आपको ऑनरेरियम दिया जाता है, ठीक है। इन विच केस दिया है ऑनरेरियम विल ग्रांटेड फॉर टेम्पररी इंक्रीज वर्क, ये इसमें ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। द वर्क शुड बी ऑफ स्पेशल एंड ऑफ एन ओकेजनल कैरेक्टर, इसमें ऑनरेरियम मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। ऐसा कुछ स्पेशल वर्क है और ओकेजनल है, कुछ ओकेजन के लिए आप काम कर रहे हो, इसमें ऑनरेरियम, ये करेक्ट है। द वर्क शुड बी अंडरटेकन विथ प्रायर कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स अमाउंट शुड बी सेटल्ड इन एडवांस, ये भी करेक्ट है। गवर्नमेंट का प्रायर कंसेंट लेके आप कुछ स्पेशल वर्क में इन्वॉल्व हो ओकेजनल टाइम के लिए, ये करेक्ट है। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ ए सैंक्शन पोस्ट में एडिशनल ड्यूटीज के लिए ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। एडिशनल ड्यूटीज आपको मिल रहा है सैंक्शनड पोस्ट में, मैं बताया था आपको कुछ एडिशनल ड्यूटीज मिला, तो अदर पोस्ट में आपको एडिशनल ड्यूटी मिला तो 3 मंथ्स के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उसका अप्रूवल के बाद आपको पे मिलेगा। अगर आपको कुछ एडिशनल ड्यूटी अदर पोस्ट में मिला तो 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। और अभी स्पेशल पे में हम देखा, सपोज आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो तो आपको वहां पर एक स्पेशल पे मिलता है, और ऑनरेरियम में यहाँ पर नहीं मिलेगा। द वर्क शुड बी आइदर सो लेबोरियस और ऑफ सच स्पेशल मेरिट टू जस्टिफाई स्पेशल अवार्ड, इसके लिए ऑनरेरियम मिलेगा। तो 2, 3, 5 जो है आंसर वही है, आंसर इज बिट ए। तो बेसिकली ऑनरेरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनरेरियम कब मिलता है, जब आप कुछ स्पेशल वर्क करते हो ओकेजनल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ लेबोरियस वर्क करते हो जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट आपको परमिशन दिया है स्पेशल वर्क के लिए, ठीक है। 2, 3, 5 करेक्ट होगा। 31, as per which rule of FR every new entrant to government service on initial appointment is required to produce a medical certificate of fitness। वो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए FR10 में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी सपोज पर्सन वो गवर्नमेंट जब ज्वाइन करता है तो उसको हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अभी बताया, और आपने ही दिया तो 2 मंथ्स के अंदर आपको दे देना है, ओके। 2 मंथ्स के बाद आपको पे अलाउंस नहीं मिलेगा। तो अभी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को इंस्ट्रक्ट किए हैं कि यदि कोई न्यू एंट्रेंट वो हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो 2 मंथ्स तक उसका जो पे एंड अलाउंस है उसको रोका नहीं जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट वन, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस के ऊपर पूछा है, मीन्स एन अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर नेसेसिटेड बाय द स्पेशल सर्कमस्टांस इन विच ड्यूटीज परफॉर्म इन इंक्लूड्स ट्रैवलिंग अलाउंस, ये करेक्ट है। क्योंकि कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, आप कोई हिली रीजन में काम कर रहे हो, कोई रिमोट एरिया में आप काम कर रहे हो, ठीक है, और कोई डिफिकल्ट एरिया में आप काम कर रहे हो, वहां पर आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलेगा।
पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, समझ में आ गया। और इट इंक्लूड्स ट्रैवलिंग अलाउंस, इसमें इट इंक्लूड्स ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है हिली एरियस, डिफिकल्ट एरियस और रिमोट कॉर्नर एरियस, तो इसमें आप काम कर रहे हो तो आपको आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलेगा, ये करेक्ट है। और जो डेपुटेशन के ऊपर पूछा है, डेपुटेशन में क्या है, यदि आप आउटसाइड ऑफ कैडर में जाते हो काम करने के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए, वो डेपुटेशन है। व्हेन द कंसर्न एम्प्लॉई रेंडर सर्विस इन आउटसाइड ऑफ हिज और हर कैडर, जिसको एक्स कैडर बोलते हैं, आउटसाइड ऑफ हिज और हर कैडर, तो उसमें उसको हम डेपुटेशन बोलेंगे। ये दिया है आउटसाइड इज नॉर्मल फील्ड ऑफ डिप्लॉयमेंट, मैंने आउटसाइड ऑफ हिज कैडर, उसका जो कैडर जो है, जो जिस डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहा है, तो उसका एक फील्ड है, इसी फील्ड में उसको काम कर रहा है, मगर और एक फील्ड को वो जाएगा, ओके, तो और एक कैडर में वो जाकर काम करेगा, तो वो डेपुटेशन है। मगर फॉरेन सर्विस क्या है, ये भी करेक्ट है। फॉरेन सर्विस क्या है, जैसे आप कोई प्राइवेट बॉडी हो, गवर्नमेंट का परमिशन लेके, सपोज आपका विलिंगनेस है और आपका गवर्नमेंट का परमिशन लेके जाके आप कोई प्राइवेट बॉडी, कोई पब्लिक बॉडी, ओके, में आप जाकर काम कर रहे हो, सपोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, आप वहां पर जाके काम कर रहे हो और इट इज पार्शियली एंड फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ओके, कंट्रोल होली और पार्टली बाय द गवर्नमेंट, आपको याद रखना है, चाहे एनी प्राइवेट बॉडी और पब्लिक बॉडी, पार्शियली और फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। वहां पर जब जाकर आप काम करोगे, सपोज कोई लोकल बॉडी है, आप जाकर काम किया, लोकल बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें आप जाकर जब काम किया गवर्नमेंट का परमिशन से, उसको हम फॉरेन सर्विस बोलेंगे। और वहां पर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, आंसर इज बिट सी। ये तीनों का डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस समझ में आ गया। डेपुटेशन क्या है, आउटसाइड ऑफ द कैडर, जब कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाकर काम करेगा। और फॉरेन सर्विस क्या है, जब आप ऐसा कोई सपोज चाहे ऑटोनोमस हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, नहीं की, और चाहे आप कोई प्रोजेक्ट हो पार्शियली एंड फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, और वहां पर आप जाके काम कर रहे हो, तो वो फॉरेन सर्विस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, फी डज नॉट इंक्लूड। जो फी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फी क्या है, जब आप आफ्टर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, आफ्टर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप जाकर कुछ स्पेशल वर्क कर रहे हो, मगर इट डज नॉट हैम्पर योर ऑफिशियल ड्यूटी। गवर्नमेंट का परमिशन लिया, गवर्नमेंट परमिशन लेने के बाद जाकर आप काम कर रहे हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में है और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, और मगर ड्यू टू दिस वर्क एक्चुअली देयर इज नो हैम्परिंग ऑफ योर ऑफिशियल ड्यूटी, आपका जो ऑफिशियल ड्यूटी है वहां पर हैम्पर नहीं हो रहा है, तो वो केस में जो फी मिलता है उसको फी बोलेंगे। मगर यहाँ पर दिया है फी डज नॉट इंक्लूड, दो स्टेटमेंट दिया है, क्या करेक्ट है कि नहीं देखेंगे। अनअर्नड इनकम सच एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसमें जो आपको इनकम मिलता है ये सब अनअर्नड इनकम है, ये फी में इंक्लूड नहीं होगा, ये फी में इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम लिटरेरी, कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स एंड इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज अमेचर, तो इस केस में जो इनकम होगा वो भी फी में इंक्लूड नहीं होगा, ओके। अब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फी में इंक्लूड नहीं होगा, तो बोथ 1 and 2 करेक्ट वन, बोथ 1 and 2 करेक्ट वन, आंसर इज बिट डी, आपको याद रखना है क्लियरली, ओके। सेकेंड वाला इनकम फ्रॉम लिटरेरी, कल्चरल, इसमें ये फी नहीं है, इसको फी नहीं कहा जाएगा। आप कुछ इनकम लिटरेरी एक्टिविटी, कल्चरल, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इसमें किसका परमिशन नहीं चाहिए ना। फी का बात क्या है, यू शुड हैव टेकन द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड यू ऑफर योर स्पेशल सर्विस इन प्राइवेट की, यानी प्राइवेट बॉडी और इन पब्लिक बॉडी, ओके, स्पेशल सर्विस दे रहे हो, मगर इट डज नॉट हैम्पर योर ऑफिशियल ड्यूटीज, तो इस केस में एक्चुअली वो फी कहा जाता है, तो समझ में आ गया, आंसर इज बिट डी। 34, आज पर FR 17 नो पावर्स
may be exercised or delegated under these rules except after consultation with the। तो इसमें जो है फंडा FR7 का बात है। अब फंडामेंटल रूल 7 में क्लियरली मेंशन है कि बिना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन, बिना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन से कोई काम नहीं होगा। ओके, जो भी काम होगा आफ्टर कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आंसर इज बिट सी। ये FR7 में क्लियरली मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिया है एज पर FR7 नो पावर्स में बी एक्सरसाइज्ड और डेलीगेटेड अंडर दीज रूल्स एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द डैश द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, कोई भी वर्क है उसको प्रोसीड करने के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन लेना चाहिए। तो FR से फंडामेंटल रूल 7 में क्लियरली मेंशन है। ड्यूटी जो है दिया है FR9(6) में, इसको याद रख लीजिए। फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 6 में ड्यूटी के ऊपर दिया है, डज नॉट इंक्लूड, ये दिया है कि इसमें ड्यूटी में इंक्लूड नहीं होगा। सर्विस एज ए प्रोबेशनर और अप्रेंटाइज प्रोवाइड दैट सच सर्विस इज फॉलोड बाय कंफर्मेशन, ये तो ड्यूटी होगा। आप प्रोबेशनर हो कि अप्रेंटाइज कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, उसके बाद आपका इमीडिएटली जॉब कंफर्मेशन होगा, वो ड्यूटी में इंक्लूड होगा। ज्वाइनिंग टाइम ड्यूटी में इंक्लूड होगा। ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग इन इंडिया, कोई कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग में आप भाग ले रहे हो, वो ड्यूटी में होगा। तो यहाँ पर डज नॉट इंक्लूड, तो आंसर डी होगा, नॉन होगा। ये सब ड्यूटी में इंक्लूड होगा। और क्वेश्चन पूछा है डज नॉट इंक्लूड, ये कौन इसमें ड्यूटी में इंक्लूड नहीं होगा, तो नॉन है। आंसर इज बिट डी। 36 सब्सटेंटिव पे मीन्स द पे, मैं बताया था सब्सटेंटिव पे मीन्स अदर देन स्पेशल पे। सब्सटेंटिव पे में नहीं आएगा, स्पेशल पे, पर्सनल पे, एमोल्यूमेंट्स, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिकली जो पे में आप ज्वाइन कर रहे हो, जैसे अभी आप सपोज ये स्केल में 4800 में ज्वाइन कर रहे हो, ओके, जो पे लेवल, सपोज पे लेवल 8 में आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगा बेसिक होगा, बेसिक पे 4600 होगा, इसमें और कुछ इंक्लूड नहीं होगा। यही है सब्सटेंटिव। उसमें आप DFA मत इंक्लूड ना करो, DFA इंक्लूड करोगे और किसी अदर जो TA है उसके ऊपर ये सब इंक्लूड एमोल्यूमेंट्स हो जाएगा। तो स्पेशल पे, पर्सनल पे मैं बोल चुका। तो ये जो दिया है सब्सटेंटिव पे मीन्स द पे अदर देन स्पेशल पे, पर्सनल पे और एमोल्यूमेंट्स क्लास्ड as pay by the president under rule dash to which a government servant is entitled on account of a post to which he has been appointed substantively or by reason of his substantive position in a cadre। आप देख लीजिए ये आप FR रूल 9 सबसेक्शन देख लीजिए 21A और III, आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया है, आंसर इज बिट सी होगा, आंसर बिट सी होगा, राइट। FR 9 सबसेक्शन 21A थर्ड बिट में सब्सटेंटिव पे में कोई स्पेशल पे कि पर्सनल पे कि एमोल्यूमेंट्स इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 37 in case an employee was on leave with leave salary or having been suspended was reinstated without forfeiture of service during the last dash months of service, the emolument that he would have drawn during the period of leave or suspension shall be considered for calculating average emolument। तो सस्पेंड हुआ था, ओके, तो उस केस में उसका रीइंस्टेट हो गया, ओके, तो उस केस में ड्यूरिंग द लास्ट डैश मंथ्स ऑफ सर्विस द एमोल्यूमेंट्स दैट ही वुड हैव ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव और सस्पेंशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज एमोल्यूमेंट। ये दिया है लीव सैलरी और having been suspended was reinstated without forfeiture of service during the last dash months of service, last 10 months, answer bit B, last 10 months of service, the emolument that you would have drawn during the period of leave or suspension shall be considered for calculating average emolument। average emolument के लिए हमको क्या चाहिए ना, ड्यूरिंग द लास्ट 10 months ऑफ सर्विस का चाहिए, ठीक है, एमोल्यूमेंट चाहिए। आंसर इज बिट बी। Choose the incorrect option। A service book is prescribed form is maintained by head of office for every government employee including for those who are appointed for less than 1 year or purely temporary basis। इनकरेक्ट ऑप्शन, ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको याद रखना है जो सर्विस बुक है, जो बेसिकली जिन
परमानेंट तो है, मगर जो टेम्पररी एम्प्लॉइज उनका जॉब मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। मगर यहाँ पर क्या दे दिया, इंक्लूडिंग फॉर दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर नहीं है, कंडीशन क्या है, मोर देन 1 ईयर होगा तो उनका सर्विस बुक को बेसिकली रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा। ठीक है, ये गलत हो गया। फोटोग्राफ ऑफ द एम्प्लॉइज टू बी अफिक्स ऑन फर्स्ट डेज, ये भी करेक्ट है, ऑफ द सर्विस बुक। The service book shall be maintained from the date of first appointment, and kept in same custody, ये भी करेक्ट है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया है गलत, यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहां पर आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन क्या है यहां पर, तो गलत, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन मीन्स इट इज ए है। ओके, इनकरेक्ट ऑप्शन ए है, तो यहां पर जो आंसर होगा बिट ए होगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लेस देन 1 ईयर जो है, आपका अपॉइंटमेंट हुआ लेस देन 1 ईयर, उनका सर्विस बुक मेंटेन नहीं किया जाएगा। अदर जो स्टेटमेंट से करेक्ट है। इंडिकेट द रूल अंडर विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट में बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया। FR 16 देख लीजिए, FR 16 में प्रोविडेंट फंड के ऊपर है। ठीक है, तो आंसर इज बेटे 40। आज पर इसमें 2 क्वेश्चन है, 40, 41 है। आज पर FR 8 द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल रूल्स इज रिजर्व टू। FR 8 में क्लियरली मेंशन है, जब फंडामेंटल रूल्स का जो पावर को इंटरप्रेट करने के लिए किसका परमिशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर इज बिट सी। ठीक है, FR 8 में, फंडामेंटल रूल 8 में मेंशन है, फंडामेंटल रूल्स का जो पावर है उसको इट मींस इंटरप्रेट कौन करेंगे, इज अप टू द राइट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 41 हो गया। 42 में दिया है, अंडर व्हिच फंडामेंटल रूल प्रेसिडेंट में ट्रांसफर, प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को लोअर टू अनदर पोस्ट कैरिंग लेस पे। लोअर पोस्ट को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके वजह से, वो एक्चुअली जो उसका जॉब है, अभी जिस पोस्ट में वो काम कर रहा है वो इनएफिशिएंट है वो पोस्ट के लिए, और मिसबिहेवियर और रिटन रिक्वेस्ट वो दे दिया। 3 चीजें आपको याद रखना है। इन वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इनएफिशिएंट है, उसको चाहेंगे तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसको लोअर पोस्ट को ट्रांसफर करेंगे। मिसबिहेवियर करता है बार बार, तो उसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेंगे। और एक है रिटन रिक्वेस्ट, वो दे दिया कि मुझे लोअर पोस्ट को जाना है। तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएफिशिएंसी, मिसबिहेवियर और रिटन रिक्वेस्ट। इस केस में एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट कंसर्न एम्प्लॉय को लोअर पोस्ट को ट्रांसफर करेंगे। किस रूल में दिया है आप देख लीजिए, फंडामेंटल रूल 15A, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंडीशंस में, अंडर व्हिच कंडीशंस एक्चुअली ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रांसफर द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू ए लोअर पोस्ट। तो इनएफिशिएंसी, मिसबिहेवियर, और इफ द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज गिवन रिक्वेस्ट टू सर्व इन लोअर पोस्ट, तो FR 15A में है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 42, चूज इनकरेक्ट वन। FR applicable to regulate counting of service and periods of leave for increments at a time scale of pay, FR 25 में दिया है। ये जो रेगुलेट दिया है ये 26 होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। काउंटिंग ऑफ सर्विस जो हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट, जैसे आपका सपोज अनऑथराइज एब्सेंस पीरियड को इंक्रीमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। कि आप लीव ले लिया, ओवर स्टे हो गए, तो वो जो ओवर स्टे पीरियड को इंक्रीमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सब FR 26 में है। FR 25 दिया है, गलत है। द रूल व्हिच डील्स, ये अच्छे से देख लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर। तो FR 26 समझ में आया, तो बेसिकली वहां पर सर्विस काउंट होता है इंक्रीमेंट के लिए। तो ऐसा कुछ पीरियड है जो डाइज नॉन अनऑथराइज एब्सेंस, वो इंक्रीमेंट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, EOL
विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट एंड इट इज नॉट कंडोन्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो भी इंक्रीमेंट पीरियड में काउंट नहीं होगा। ओवरस्टे ऑफ लीव, लीव आप लिया था मगर उससे ज़्यादा दिन रह गए, मगर आपको इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन देना है, मगर उसमें आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका रिप्रेजेंटेशन से खुशी नहीं हुआ, तो वो जो ओवरस्टेल जो पीरियड है उस पीरियड को इंक्रीमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सब है FR 26 में है। FR 24 क्या बोलता है कि सपोज आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इनएफिशिएंट हो, ठीक है, कि आप मिसकंडक्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं, और वो भी रिकॉर्डेड होगा कि कितना इंक्रीमेंट को विथहोल्ड किया जाएगा। FR 24 में ये क्लियरली मेंशन है, समझ में आ गया? FR 24 में क्लियरली मेंशन है कि आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इनएफिशिएंट हो, ओके, यू आर इनएफिशिएंट इन ए पर्टिकुलर पोस्ट एंड ऑल्सो इट मीन्स रिपीटेडली यू आर डूइंग मिसकंडक्ट, फॉर दिस रीजन one or two, it is the decision of the competent authority to withhold the increment, और वो कितना इंक्रीमेंट विथहोल्ड होगा वो भी मेंशन होगा। हो गया। FR 18 में, FR 18 को बता देता हूँ, ये भी करेक्ट है, दिया है। FR 18 क्या है, यदि आप कंटिन्यूसली 5 ईयर्स छुट्टी में रह गए, 5 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, और चाहेंगे तो 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गया आपका लीव, मगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट चाहेंगे तो वो उसको क्या करेंगे कि रिमिट कर सकते हैं, ठीक है। FR 18 में वो है, और जो रेगुलेशन ऑफ पे FR 22 में है। तो ये सभी करेक्ट है, फर्स्ट वन करेक्ट नहीं है। फर्स्ट वन वो जो दिया है स्टेटमेंट वो FR 26 और 24 को मैं क्लैरिफाई किया आपको, और यहाँ पर बताया कि 5 ईयर्स आपका जो लीव है कंटिन्यूस है, और इफ इट इज बियॉन्ड 5 ईयर्स देन ऑटोमेटिकली योर जॉब वुड बी टर्मिनेटेड। मगर स्पेशल केस में क्या है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट चाहेंगे तो आपका जॉब टर्मिनेट नहीं होगा बियॉन्ड 5 ईयर्स। वो है FR 18 में दिया है, फंडामेंटल रूल 18 में दिया है, और FR 22 रेगुलेशन ऑफ पे के ऊपर है। तो सभी है, यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ए इनकरेक्ट है, ठीक है। आज 42 क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट पार्ट में और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। आज इतना ही है। माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड share my video so that it will be beneficial for others. So thank you and namaskar to all of you.